उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार की तरह इस अंक में भी मैं आपके साथ हूं, कमल कुमार प्रजापति। शाम 5:30 बजे से 6 बजे तक हम आपके साथ इस कार्यक्रम में रहते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े हुए मसलों पर, वहां की गतिविधियों पर और वहां की कला, संस्कृति और परंपरा पर हम इस कार्यक्रम में विस्तार से बात करते हैं और हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के भेजे हुई रिपोर्ट्स और तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करते हैं। आज का कार्यक्रम 2 विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। आज हम बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की किस तरह की क्षमता है और सरकार की नीतियों और योजनाओं के जरिए किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरा हमारा विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और उद्योगों की क्या संभावनाएं हैं। तो इन 2 विषयों पर आज का एक कार्यक्रम केंद्रित है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर डायरी। हाल ही में आयोजित हुए असम एडवांटेज 2.0 इवेंट पर और इस इवेंट के तहत हाल ही में असम में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया था और इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट समिट में देश दुनिया के उद्योगपति शामिल हुए थे, निवेशकों ने हिस्सा लिया था और बड़ी संख्या में इस समिट में विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था। इस समिट को आयोजित करने का मकसद था कि पूर्वोत्तर राज्यों में और विशेष रूप से असम में निवेश और उद्योग की संभावना को तलाशा जाए और इस मामले में नतीजे में ये भी देखा गया कि असम में बड़ी मात्रा में निवेश को लेकर उद्योगों ने रुझान भी दिखाया और बड़ी संख्या में असम को विभिन्न विकास परियोजनाओं में निवेश भी प्राप्त हुआ। आइए इस समिट पर हमने एक विस्तृत चर्चा की थी, उस चर्चा को आपको सुनवाते हैं और साथ में हम आपको इस चर्चा के तहत कई ऐसे उद्योगपतियों और निवेशकों के वक्तव्यों के अंश भी सुनवाएंगे जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस चर्चा से पहले हम आपको इस समिट पर एक विस्तृत रिपोर्ट सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी करते हैं। गुवाहाटी में हाल ही में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 ने असम के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान असम को कुल 4 करोड़ 91 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के विकास के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये निवेश असम को आत्मनिर्भर और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों ने भी इस आयोजन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और असम में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की प्रतिबद्धता जताई। ऊर्जा, परिवहन, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। इस दौरान पेट्रोकेमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा और शहरी विकास के क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र के विकास के लिए 4,800 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। हरित नौका योजना के तहत वर्ष 2030 तक ग्रीन वेसल्स को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जबकि ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों में क्रूज पर्यटन और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए भी 1,500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने असम की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $150 बिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि असम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन ने राज्य में निवेश और विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे असम की प्रगति को नई गति मिलेगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी। इस सम्मेलन और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में क्या निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुकन। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
संदीप जी, सवाल से पहले मैं प्रधानमंत्री के संबोधन का एक छोटा सा अंश सुनवाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से व्यापार को सुगम बनाते हुए और व्यापार के लिए एक देश में माहौल क्रिएट करते हुए उद्योग जगत के लिए एक इंसेंटिव की सुविधाएं देते हुए सरकार ने प्रयास किए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और उद्योग और व्यापार में कई संभावनाएं खुल रही हैं, और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों और असम के लिए भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो आइए एक प्रधानमंत्री के संबोधन से अंश सुनते हैं, उसके बाद चर्चा जारी करते हैं। आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और MSMEs को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। संदीप जी, पहला मूल सवाल आपसे यही कि आर्थिक दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्यों को किस तरह से सरकार देख रही है, और जिस तरह से ये समिट 2 दिन का है, इसका क्या एक सिंबॉलिक महत्व आप देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि बीते कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक संभावनाओं को बढ़ते हुए देखा गया है। उन्होंने आंकड़ा भी शेयर किया कि असम की अर्थव्यवस्था जो 2,75,000 करोड़ रुपए की थी, वो बढ़कर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए बीते कुछ ही साल में हुई है। तो इस तरह से कैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों और असम की आर्थिक प्रगति को देख सकते हैं? कमल जी, 2 चीजें हैं इसमें। अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली लोग क्या बात करते हैं कि एक तो बहुत ही सुंदर इलाका है, जिसे नेचुरल ब्यूटी हम कहते हैं, कि बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, पहाड़, ब्रह्मपुत्र नदी, झरने, और जिसे प्रिस्टीन ब्यूटी बोलते हैं, बिल्कुल अनटच्ड। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा पहलू ये भी था कि इसमें काफी सारे हिंसात्मक घटना और अंडरग्राउंड मिलिटेंसी, ये सब भी था। तो इस परिप्रेक्ष्य में उससे निकाल के गवर्नेंस पे फोकस करके फिर आप इन्वेस्टमेंट समिट कंडक्ट करना, और इतनी बड़ी स्केल में, ये एक काफी काबिले तारीफ कदम है सरकार का। प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि सेमीकंडक्टर की जो उसका उत्पादन है, उसको लेकर किस तरह से असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्य एक बहुत बड़ा हब बन सकते हैं, और कितनी क्षमता है, इस क्षमता को भी निकालने की आवश्यकता है। तो इस पर भी काफी बात हुई आज। जी, वो टाटा ग्रुप का ये पहल है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस साल के अंत तक वो प्लांट फंक्शनल हो जाए, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कमल जी। और दूसरा ये कि हमारे जानने वाले भी लोग जो बाहर बैंगलोर में काम करते थे, हैदराबाद में काम करते थे, अब वापस अपने स्टेट में चले गए हैं अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए, कि अपने तरीके से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो वो भी होगा, कुछ लोग वापस आएंगे, कुछ लोग, तो पलायन भी कम होगा। अगर देखिए उद्योग होगा, रोजगार होंगे, हाँ, तो निश्चित तौर पर वो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, और रोजगार की संभावना या रोजगार की सृजन जैसे ही होगा तो पलायन कम हो जाएगा, और लोग नहीं चाहेंगे कि हम दूर के इलाकों में या ट्रैवल करके कहीं अलग जगहों पे रहें, अपनी ही जगह पे रहना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। असम एडवांटेज 2.0 में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बहुत सारे उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे। तो कुछ हम आपको बातचीत सुनवाते हैं, हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से वहां बातचीत की। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के एक उद्योगपति जो असम में पहुंचे और किस तरह से निवेश के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं ढूंढी, उनसे की गई बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम लोग असम एडवांटेज 2 पे आए, एंड पहले हम लोग हैदराबाद में मिले थे असम गवर्नमेंट के तरफ, एंड वी हैव गिव आवर इंटरेस्टेड we have gave an intent to show that how this is going to be done. But later on, once we have seen the reception of the Assam government, we are very much excited. And हम लोग अभी हमारा total investment है 6,500 in 2 phases. First one is 3,000 crores, second one is 3,500 crores. So ये पूरा employment generate होगा nearly, approximately on an average 10,000 people के लिए, direct and indirect. हम लोग अभी पूरे paper and pulp manufacturing industry है, हम लोग एक cogen power plant भी यहाँ पे develop करेंगे, उसके हिसाब से will generate large number of employment also.
अगर ऊर्जा की भी बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सोर्स पूर्वोत्तर भारत और असम में है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत की कुल ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन का 50% योगदान असम देता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जो रिफाइनरीज हैं उनकी क्षमता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो ऊर्जा क्षेत्र में भी हम देखें तो हरित ऊर्जा के मामले में भी पूर्वोत्तर भारत और असम एक बहुत बड़ा क्षेत्र निकलकर सामने आ रहा है। जैसे हाइड्रोकार्बन भंडार हुआ या जो जल विद्युत उत्पादन हुआ, इस मामले में भी इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। तो हम एक और आपको बातचीत सुनवाते हैं। टेरी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर दीपांकर से हमारे संवाददाता ने बात की। जो हुआ है वो नॉन फाइनेंस वाला था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हुआ है। ये है फॉर ग्रीन बजटिंग, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट और कार्बन फाइनेंस के लिए। तो जिसमें हम लोग गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को सहायता करेंगे, ये ग्रीन प्रोक्यूरमेंट कैसे करे, फिर ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बजटिंग और क्लाइमेट फाइनेंस। एक तो एमओयू वो था। दूसरा 3 जो और एमओयू थे वो थे माइक्रोराइजर जो एक बायो फर्टिलाइजर है और नैनो फर्टिलाइजर्स। तो 3 नैनो फर्टिलाइजर और एक बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये तीनों ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ हम लोग ये मार्केटिंग करेंगे और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके उनको और वो प्रोड्यूस करके फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही हम लोग नेचुरल और बहुत ऑर्गेनिक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ अगर बायो फर्टिलाइजर भी हम लोग इस्तेमाल करें तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए टेरी सरकार के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये एमओयू साइन किया विद ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसी तरह से ऑल इंडिया लिमिटेड ने भी कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं सरकार के साथ। ऑल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रंजीत रथ के साथ भी हमारे संवाददाता ने बात की है। तो आइए इस बातचीत का भी एक अंश आपको सुनवाते हैं। एडवांटेज असम 2.0 में हमने कुछ एमओयूज के पर स्वाक्षर किया। पहला ये है कि अगले 3 साल में करीब 20,000 करोड़ का एक्सप्लोरेशन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर हमारा खर्चा रहेगा। और ये इन्वेस्टमेंट अपर असम और ऑयल इंडिया के जो मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में, उसी में ये लागत लगेगी। और नॉर्थ बैंक में भी हमारी इसमें भी वो लागत लगेगी। दूसरा, हमने एक एमओयू साइन किया जिसमें असम में हम लोग 5 कंप्रेस्ड बायोगैस, 4 या 5 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क्लैरियन कॉल और स्वच्छ भारत मिशन के तहत म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से नेचुरल गैस बनाने का तरीका है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो एक तिनसुकिया में लग रहा है जिसके लिए टेंडर अभी ऑन है, एक जोरहाट में लगाने की प्रयास है, एक गुवाहाटी में लगाने की प्रयास है और एक शिवसागर में लगाने की प्रयास है। इसको छोड़ के असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम, उनकी दिशा निर्देश में हमने एक पायलट प्लांट बनाने जा रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, पायलट प्लांट बनाएंगे, वो असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। तो संदीप जी, हमने कई लोगों की बातचीत सुनी। इन क्षेत्रों की क्षमता को कैसे देखा जा सकता है पूर्वोत्तर राज्यों में, और कैसे अगर इन क्षमता का हम पूरा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हो तो मेरे ख्याल से स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और उन्हीं के अगर दावा सही है तो लगभग 10,000 नौकरियों की सृजन होगी और उनको पावर की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और रॉ मटेरियल की भी दिक्कत नहीं होगी। एक थोड़ा दूर है लेकिन वो कनेक्टिविटी अब बहुत मायने में इम्प्रूव हो गई है और वो कोई भी हिस्सा आप दिल्ली से दूर नहीं। जी बिल्कुल। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार की संभावनाओं के बारे में और असम एडवांटेज 2.0 के संबंध में जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, इस पर आपने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, उद्योग और निवेश के बाद अब हम बात कर रहे हैं पर्यटन की। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में पर्यटन की क्षमता को देखते हुए बीते वर्षों में सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं लागू की। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, स्वदेश दर्शन जैसी परियोजनाओं से जहां एक तरफ पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत विकास पर फोकस किया जा रहा है, वहीं पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है और पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति और परंपरा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, जो यहाँ की पर्यटन क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को पूर्वोत्तर राज्यों में एक बहुत बड़े आर्थिक अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो पर्यटन को लेकर क्या कुछ संभावनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में हैं और किस तरह से पर्यटन की क्षमता को सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है, इस विषय पर हम आपको एक चर्चा सुनवा रहे हैं। और साथ ही इस चर्चा में हम आपको उन कुछ लोगों से भी की गई बातचीत सुनवाएंगे जिन्होंने पर्यटन को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में योगदान दिया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सुबिमल जी, अगर हम देखें तो बीते कुछ समय में जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत की क्षमता को पहचानते हुए कई परियोजनाओं के स्तर पर काम किया गया है, चाहे पर्यटन मंत्रालय की योजनाएं हों और हमारा पूर्वोत्तर भारत को लेकर एक विशेष मंत्रालय भी बना है, उसकी भी परियोजनाएं हों, और साथ ही तमाम मंत्रालय और विभागों के जो प्रयास हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन की क्षमता को पहचाना जा रहा है और साथ में क्यों जरूरी है इस पूर्वोत्तर हिस्से की पर्यटन क्षमता को सामने रखना? भारत की पूर्वोत्तर जो 8 राज्य है उसमें नेचुरल ब्यूटी है और उसके साथ आपकी बहुत सारे ऐतिहासिक पहलू भी है जिसकी लोगों के बीच में आकर्षण हमेशा करते रहता है। इसीलिए इसको दर्शाना लोगों के सामने देश भर की और विदेश की पर्यटकों को ये बड़ा महत्व रहता था। पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उत्तर पूर्व की जो टूरिज्म प्रोस्पेक्ट्स है, उत्तर पूर्व की जो महत्व है उसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए, जैसे कि कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया, जिसके माध्यम से आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों में बहुत सारे सुधार आए और बहुत इलाके जो पर्यटकों के लिए जाने के लिए बहुत आकर्षणीय चीजें है, वहां जाने के लिए कनेक्टिविटी पहले नहीं थे। आज वहां लोग सिमलेसली जा पा रहे, ट्रेन के माध्यम से आज मिजोरम जा पा रहा है, त्रिपुरा जा पा रहा है, मणिपुर जा रहा है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे सुधारे आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी हुए। तो ये जो प्रयास रहा है सबको लेके चलने का वहां पे, उससे इकोनॉमी में फायदा हो रहा है और विशेषकर पर्यटन के लिए बहुत सारे फायदा होते देखा जा रहा है। चर्चा को जारी रखते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वक्तव्य आपको सुनवा रहे हैं जिसमें उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में कहा है और ये कहा है कि किस तरह से हिस्से की पोटेंशियल को पहचानते हुए यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि ये देश दुनिया में एक बहुत बड़े स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये एक तरफ से म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ हमारे सामाजिक व्यापारिक रिश्तों को मजबूती देती है। नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है। सुबिमल जी, जैसा कि हमने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में सुना और आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में अगर पर्यटन जिस तरह से बढ़ रहा है तो नए आयाम खुल रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कई परियोजनाएं हैं, आपने कनेक्टिविटी की बात की तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को, जिससे बढ़ावा मिल रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जैसे आयोजनों से भी पर्यटन में एक नए अवसर खुलने की संभावनाएं पूर्वोत्तर भारत में देखी गई हैं। जो परियोजनाओं के स्तर पर जो काम हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से निवेशक और तमाम लोग अब पर्यटन के बहाने से पूर्वोत्तर राज्य को एक नई दृष्टि से देख रहे हैं? केंद्रीय सरकार और सारे राज्य सरकार की प्रयास है टूरिज्म में, उसमें इन्होंने पिछले 4-5 सालों में जिस तरीका से
टूरिस्ट इनफ्लो को लेकर ध्यान दिया और जिस तरीके से करीब 2 गुना टूरिस्ट आज ये राज्यों में आ रहा है, तो उसमें वो सपोर्ट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हुए साथ में लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। गाइड के अलावा भी बहुत लोग अपने आप एयरबीएनबी के साथ टाई अप करे, ये खुद बेड एंड ब्रेकफास्ट अरेंजमेंट करे। हर राज्य में उस तरीके की स्टार होटल्स कैटेगरी नहीं है, लेकिन गांवों में या शहरों में भी, छोटे छोटे शहरों में उत्तर पूर्वांचल में लोग अपने घर को होम स्टे के माध्यम से, और वो बड़ा साफ सुथरा रहता है और उनका एक अपना इकोसिस्टम चलता है, तो उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको प्रधानमंत्री जी ने अभी जिक्र किया था, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी में बड़ा उत्साह रहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कुछ 50-60 किलोमीटर में अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और उन ट्राइब्स का खुद का अलग ड्रेसेस अलग होते हैं, खाने का कुछ अलग होते हैं, इसके बाद जो डांस फॉर्म होते हैं वो अलग होते हैं। मुझे लगता है कि जितना पॉलिसीज की तरफ से ध्यान दिया गया, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि एक डोनर मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो हर राज्यों की अलग अलग प्रयासों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। और इसके साथ केंद्रीय सरकार की पिछले 10 साल से ज्यादा ये रूल चल रहा है कि हर मिनिस्ट्री अपने 10% नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करते हैं। तो टूरिज्म का ऊपर और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पिछले 10-15 साल में जो एक सपोर्ट मिला गया, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे लगता है कि हर राज्य इसमें सजाग है कि किस तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से और लोगों को टूरिज्म इंडस्ट्री में जोड़ा जाएगा, ताकि ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह बहुत लोगों को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट देने के भी मौका देते हैं अपने घर पे रह के। सुमिमल जी, आपने होम स्टे का जिक्र किया और जिस तरह से होम स्टे या इस तरह के पर्यटन के अवसरों से लोगों के लिए आर्थिक अवसर पैदा हो रहे हैं, तो हमारे संवाददाता ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोगों से बात की कि किस तरह से होम स्टे उनके लिए एक नए आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है। आइए उनमें से एक महिला के साथ की गई बातचीत का एक अंश आपको सुनवाते हैं। नमस्ते, ये मेरा होम स्टे का नाम है वांगजर होम स्टे। प्रधानमंत्री मोदी कहते महिला किस तरह आगे बढ़ना है और महिला को ही आगे बढ़ना है बोल के, इसीलिए मैंने ये होम स्टे खोला है। इसी से मैं अभी जो टूरिस्ट लोग आते हैं तो यहाँ पे वो स्टे करते हैं, उसका बाद जो पैसा मिलते उसी से मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। जो हम लोग का जो मियोर ट्राइब से बनाता है ना घर, ये किचन जो वो हम लोग का मियोर ट्राइब में ऐसा किचन होता है। यहाँ पे हम लोग अभी वो लकड़ी का ही बनाता है, क्योंकि सीमेंट उमेंट लेने तो थोड़ा वो होता है। और जितना भी टूरिस्ट लोग आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जैसे खाते, कैसे रहन सहन है हम लोग का, वैसी तरह से जितना सके हम अच्छा करने का कोशिश करते हैं। अब हम आपको लिए चल रहे हैं गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने एक बातचीत की थी कि किस तरह से वहाँ के पर्यटन को लेकर स्थानीय स्तर पर काम हो रहे हैं। बातचीत का छोटा सा अंश आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा जारी रखते हैं। मैं अभी गंगटोक में हूँ और गंगटोक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब तुषार निखेरे जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार जी, आपका स्वागत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गंगटोक की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मैं सभी आपके जो श्रोता आज इस माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सभी को सिक्किम आमंत्रित करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर जगह है और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं दे ऑलवेज से कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इसी के लिए मैं कहूँगा कि इसकी सुंदरता का बिल्कुल उपभोग करने के लिए आप सभी अवश्य आइए। जब भी हम लोग स्वच्छता की बात करें, क्लीननेस की बात करें, एग्जाम्पल सेट किया हम लोग किस प्रदेश ने और गंगटोक ने भी, क्योंकि पर्यटक ज्यादा आते हैं यहाँ पे, एक है तो क्या कदम आप उठा रहे हैं? मैंने हमेशा एक चीज जहन में ये भी देखी कि जैसे ही कोई इंडियन टूरिस्ट विदेश में जाता है तो वो खुद से ही अपना जो कचरा हो या वेस्ट हो वो नियमित रूप से निर्धारित स्थान पे डालता है। जैसे ही कोई टूरिस्ट इंडिया में घूमने आता है तो शायद वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं देती है, बट सिक्किम उस मामले में अलग है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपके श्रोताओं को कि 2008 में ही ये राज्य निर्मल राज्य करके घोषित हुआ था। सो 2012-13 में जो स्वच्छ भारत योजना बनी उसकी परियोजना ही सिक्किम से ली गई। सो फर्स्ट निर्मल राज्य हम लोग बन चुके थे और स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया था, कहीं ना कहीं जाके उसकी प्रेरणा सिक्किम से भी मिलती है।
सो यहाँ पे जब पर्यटक देखते हैं कि इतनी स्वच्छता है, लोगों के एक बेसिक सिविक कल्चर में ही स्वच्छता है, तो जब पर्यटक देखते हैं कि इतना जगह ऑलरेडी स्वच्छ है, तो आप सिक्किम में पाएंगे कि इतनी जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या फिर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो गंदे होने की जो हम लोग चित्र बाकी जगह देखते हैं, वैसे चित्र आपको सिक्किम में नहीं दिखाई देंगे। वैसे भी गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या रूरल एरिया में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, वो अपने तरीके से प्रयत्नशील रहते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा एकदम है। और बहुत ज़्यादा श्रेय मैं यहाँ पे गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना चाहूँगा, जिनकी मेहनत की वजह से आज गैंगटॉक आपको इतना सुंदर दिखाई देता है। सुबिमल जी, यहाँ पर इस बातचीत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में, जिस पर भारत सरकार अपनी जो टूरिज्म की नीतियां हैं उस पर ध्यान भी दे रही है। तो इस मामले में पूर्वोत्तर राज्यों में आप सतत और उत्तरदायी पर्यटन को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि डीएम साहब ने बताया था कि सीएम स्वच्छता को कितने सालों से इम्प्लीमेंट करते जा रहा है। आज अगर देखें तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये राज्यों में भी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग आके आपको क्वेश्चन करते हैं अगर आप प्लास्टिक बोतल कहीं फेंकते हैं तो ये अपने आप एक मूवमेंट की तरह होते जा रहा है कि आप डस्टबिन में फेंकेंगे और प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे। और जैसे कि क्लीनेस्ट विलेज इंडिया की आज की डेट में मेघालय में, तो ये सारे वातावरण एक हो चुका है जहाँ पे लोग अपने आप को स्वच्छता और सस्टेनेबिलिटी की तरफ टूरिज्म को भी लेके जा रहे हैं। विस्तार से आपने पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की बढ़ती क्षमता और यहाँ पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया, अपना विश्लेषण दिया। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला बहुत प्राचीन है और आज भी इस कला का इसलिए महत्व है क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें इको फ्रेंडली बर्तनों में मिट्टी के बर्तन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले में एक कुम्हार स्टूडियो की स्थापना की गई है कीपा मनियम के द्वारा और ये स्टूडियो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मशहूर है। आइए इस स्टूडियो की स्थापना से लेकर इसकी पूरी अब तक की कहानी के बारे में जानते हैं और ये विशेष रिपोर्ट हमें भेजी है अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता राकेश डोले ने। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के गुमतो की 7 वादियों में स्थित एक छोटा सा कुम्हार स्टूडियो न केवल मिट्टी के बर्तन बना रहा है बल्कि सपनों को भी आकार दे रहा है। 2023 में कीपा मनियम द्वारा स्थापित अन्या पोटरी स्टूडियो उसकी मां को समर्पित एक पहल है और उनकी रचनात्मक आकांक्षाओं का प्रतीक भी। समाज शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली मनियम अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन की पूर्व कर्मचारी थी। मनियम कहती हैं कि उनका कुम्हार कला तक का सफर पारंपरिक नहीं था, लेकिन उनके जुनून ने उन्हें इस कला को पूरी तरह अपनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि मी एज अ पर्सन, हम हमेशा से हमको कुछ नया चीज करने का मतलब इच्छा था हमेशा से। मेरे पास बहुत सारा हॉबी भी है, तो पॉटरी भी वैसे ही था। जैसे हम लोग वीडियोस में देखते हैं, टीवी में देखता था, तो तभी से हमको हमेशा से पॉटरी के लिए वो एक क्यूरियोसिटी था कि कैसा बनता है, कैसा फील होता है बनना। तो स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था। जो मेरा जब हम पॉटरी फर्स्ट ट्राई किया था, हमेशा से सीखने का मन था, लेकिन यहाँ पे जैसे अरुणाचल में तो हम लोग का कुछ ऐसे पॉटरी स्टूडियो करके नहीं था। तो मेरा 2023 में मेरा बर्थडे में हम खुद को एक पॉटरी क्लास गिफ्ट किया था। तो उसी से मेरा मतलब वो एक 2 आवर्स का क्लास था। तो उसी से हम मेरा फर्स्ट पॉटरी का साथ वही था क्लास। और उसका बाद में हम हिमाचल प्रदेश धर्मकोट स्टूडियो से सीखा था। अन्या पोटरी स्टूडियो के माध्यम से मनियम न केवल सुंदर हस्त निर्मित कलाकृतियां बना रही है बल्कि क्षेत्र में उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा दे रही है। उनके काम ने पहले ही कला प्रेमियों और कुम्हार शिल्प के प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। एक संगठित आजीविका कार्यक्रम से एक स्वतंत्र कलात्मक व्यवसाय की ओर उनका बदलाव यह दर्शाता है कि अरुणाचल प्रदेश के युवा अब अपने जुनून को व्यवसाय में बदलने का साहस कर रहे हैं। आने वाले समय में मनियम अपने स्टार्टअप का विस्तार करने, कार्यशालाएं आयोजित करने और कुम्हार कला को एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ग्रामीण विकास के माध्यम से जीवन को आकार देने से लेकर अपनी कलात्मक प्रतिभा से मिट्टी को आकार देने तक कीपा मनियम की यात्रा इस बात की प्रेरक मिसाल है कि जब व्यक्ति अपने जुनून का पीछा करते हैं तो वो सबसे संतोषजनक मुकाम तक पहुंच सकता है। पूर्वोत्तरधारी के लिए राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।